स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव, रेलवे स्कूल नैनपुर, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास सेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रबंध के स्तर एवं कार्य। प्रबंध के स्तरों का अध्ययन करने से पूर्व हमें संगठन के स्तरों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी संस्था या संगठन में काम करने वाले सदस्यों को उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रबंधकीय कार्य करने वाले कर्मचारी, दूसरा अप्रबंधकीय कार्य करने वाले कर्मचारी। सदस्यों के इस विभाजन के आधार पर एक संगठन को मुख्य रूप से दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रबंधकीय स्तर और दूसरा अप्रबंधकीय स्तर। अब हम प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय स्तर में कौन कौन से सदस्य आते हैं, इनके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है प्रबंधकीय सदस्य। इस श्रेणी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या शॉर्टकट में CEO कहा जाता है। दूसरा, विभागीय प्रबंधक, जिसे डिपार्टमेंटल मैनेजर कहते हैं। तीसरा, पर्यवेक्षक, जिसे सुपरवाइजर कहा जाता है, को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी अधिकारी संगठन के प्रबंध में किसी न किसी प्रकार का दायित्व निभाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबंधक कहा जाता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के कार्यों का प्रबंध करता है। इसके बाद में अप्रबंधकीय सदस्य। इस श्रेणी में श्रमिकों या कर्मचारियों या वर्कर्स को शामिल किया जाता है। ये वे सदस्य होते हैं जो कि जॉब पर प्रत्येक कार्य को जो भी उन्हें अलर्ट किया जाता है उसे संपादित करते हैं, और ये सदस्य उन्हें दिए जाने वाले कार्य को करते हैं। इनकी विशेषता होती है, ये स्वयं अपना कार्य किसी अन्य को नहीं दे सकते। ये प्रबंध के सबसे निम्न स्तर पर आते हैं, संगठन में सबसे अंतिम कड़ी होते हैं, इनका कोई अधीनस्थ नहीं होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तरों की संख्या। तो जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र में प्रबंध के विभिन्न स्तरों को दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे की ओर हैं वर्कर्स। इसके बाद में इनको आदेश देने वाले अधिकारी होते हैं लोअर लेवल के मैनेजर। लोअर लेवल के मैनेजर का जब प्रमोशन होता है या उन्हें जो आदेश देने वाले अधिकारी होते हैं वे मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं। मिडिल लेवल के मैनेजर को आदेश देने के लिए टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं। यहाँ पर प्रबंध के 3 स्तर शामिल किए गए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इन्हें मैनेजरियल लेवल कहा जाता है। और जो श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें नॉन मैनेजरियल लेवल कहा जाता है या वे अप्रबंधकीय सदस्य कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के विभिन्न स्तरों के बारे में। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रबंध के 3 स्तरों के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहला स्तर है उच्च स्तरीय प्रबंध, जिसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में आने वाले अधिकारियों के नाम है इस प्रकार हैं। इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, मुख्य संचालक या प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक आते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर भी कहा जाता है। दूसरा स्तर है मध्य स्तरीय प्रबंध, इसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, ऑपरेशंस या कार्यात्मक प्रबंधक आते हैं। इन्हें अंग्रेजी में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशन या फंक्शनल मैनेजर भी कहा जाता है। प्रबंध का तीसरा स्तर है निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षक स्तरीय या परिचालन प्रबंध स्तर। इसे लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें पर्यवेक्षक और फोरमैन को शामिल किया जाता है। अंग्रेजी में इन्हें सुपरवाइजर या फोरमैन कहा जाता है। और सबसे अंत में अप्रबंध के स्तर पर श्रमिक आते हैं। अब हम एक एक करके विभिन्न प्रबंध के स्तरों का वर्णन पढ़ेंगे। उच्च स्तरीय प्रबंध, सबसे पहला आता है उच्च स्तरीय प्रबंध। ये प्रबंध के सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं, अर्थात इन्हें अन्य कोई आदेश प्रसारित नहीं कर सकता। इन्हीं के द्वारा सब कुछ कार्य तय किए जाते हैं। इनमें अभी जैसा कि हमने पढ़ा है संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ अधिकारियों की एक समिति के द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि प्रबंध संचालक या मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंधक या जनरल मैनेजर, प्रधान या प्रेसिडेंट। उच्च स्तरीय प्रबंध के पास में सभी अधिकार होते हैं। इसी अधिकारों के आधार पर वे अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देते हैं। वे इसी के आधार पर व्यवसाय के स्वामी या अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला, उद्देश्यों का निर्धारण करना। उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा, नीति निर्धारित करना। इसी स्तर पर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण का कार्य भी किया जाता है। जैसे कंपनी की बिक्री नीति क्या होगी कि माल नकद बेचा जाएगा, उधार बेचा जाएगा या दोनों तरह से बेचा जाएगा, इसके संबंध में निर्धारण करना नीति निर्धारण होगा। तीसरा है क्रियाएं निर्धारित करना। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जानी हैं, इनका निर्धारण किया जाता है, जैसे कि क्रय करना, विक्रय करना, विज्ञापन करना, उत्पादन करना, शोध करना आदि। इनका चौथा कार्य होता है संसाधन जुटाना। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था करना, जैसे कि व्यवसाय के लिए पूंजी, माल, स्थायी संपत्ति आदि की व्यवस्था करना इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पांचवा है कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। वांछित परिणाम या इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंपनी में किए जा रहे वाले कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। निगरानी का आधार मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भेजी गई सूचनाएं होती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी का कार्य किया जाता है। इसके बाद छठवां कार्य है बजटों का अनुमोदन करना। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार किए जाने वाले बजटों का अंतिम रूप दिया जाना, उनका अनुमोदन करना उच्च स्तरीय प्रबंधक का कार्य होता है। इस प्रकार से वे किस कार्य पर कितना पैसा खर्च किया जाना है इसका निर्धारण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, ऑपरेशन या कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य स्थित होते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों का कार्य इस प्रकार होता है। सबसे पहला, नीतियों की व्याख्या करना। जैसा कि वे हमने पहले पढ़ा कि नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध पर किया जाता है। उनके द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का व्याख्या करना कि किस प्रकार से उनको समझा जाए, किस प्रकार से लागू किया जाएगा, यह कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधक का होता है। जैसे कि एक विपणन प्रबंधक या मार्केटिंग मैनेजर अपने सेल्समैन को बिक्री नीति से अवगत कराता है कि किसी कीमत पर माल की उधार बिक्री नहीं की जाएगी। इस प्रकार से उसने नीति की व्याख्या की कि माल केवल नकद ही बेचा जा सकता है। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मध्य स्तर का प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं। जैसे कि विपणन प्रबंधक यह निर्धारित करेगा कि बिक्री केवल दिल्ली में की जाएगी, तो इसके लिए दिल्ली को 4 जोन में बांटा जाएगा। हर जोन में 4 बिक्री अधिकारी या सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। एक बिक्री अधिकारी के नीचे 10 बिक्री प्रतिनिधि या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहाँ पर कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इसके लिए संगठन का ढांचा तैयार किया। मध्य स्तरीय प्रबंधक का तीसरा कार्य होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, जिससे कि वे अपने कार्य को पूरा कर सके। मध्य स्तरीय प्रबंधक का चौथा कार्य है निर्देश जारी करना। विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को बताते हैं उन्हें कि क्या कार्य करना है, कैसे करना है। अधीनस्थों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है, जिससे कि वे अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें। मध्य स्तरीय प्रबंध का पांचवा कार्य है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। इसके अंतर्गत मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों को विभिन्न तरीकों से अभिप्रेरित करता है, जिससे कि वे कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर सकें। उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रेरित किया जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध का छठवां कार्य है समन्वय स्थापित करना। कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए
एक संगठन में कई विभाग होते हैं। इन विभागों में समन्वय का होना आवश्यक होता है। यह समन्वय का कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। अब हम प्रबंध के तीसरे स्तर यानी निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षक स्तरीय या परिचालन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसे पर्यवेक्षकी प्रबंध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न फोरमैन या पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाता है। इन्हें प्रथम पंक्ति के प्रबंधक भी कहा जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। पहला, श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों का कार्य पर लगे हुए श्रमिकों या लोगों से सीधा संबंध होता है। वे उनकी समस्याओं को अगर वे साधारण प्रकृति के तो स्वयं ही सुलझा देते हैं और गंभीर किस्म की समस्याओं का सुलझाने के लिए, उनके निपटारे के लिए उन्हें मध्य स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाने की जवाबदारी उनकी द्वारा पूरी की जाती है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों का दूसरा कार्य इस प्रकार है, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा कार्यस्थल पर बिजली, पानी, हवा, साफ सफाई आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। बिना उपयुक्त कार्य वातावरण के कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो यह जवाबदारी सुनिश्चित करना निम्न स्तरीय प्रबंधकों का कार्य होता है। तीसरा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसी भी कारखाने में कई मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों में किसी प्रकार की खराबी या त्रुटि होने पर या टूट फूट होने पर उनसे उसके आसपास काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए खतरनाक मशीनों के आसपास बाड़ की व्यवस्था करना, मशीनों पर काम करते समय हो सकने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करना इनका कार्य होता है। निम्न स्तरीय प्रबंधक के द्वारा चौथा कार्य किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता का। ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता के लिए कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण और पदोन्नति में मदद करते हैं। पांचवा कार्य, सुझाव आमंत्रित करना। ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से करने के सुझाव आमंत्रित करते हैं। छठवां, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों के मध्य अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है, जिससे कार्यस्थल पर विभिन्न कर्मचारियों के बीच कोई आपसी मनमुटाव न हो, उनके बीच किसी भी प्रकार का टकराव न हो सके। इस प्रकार से हमने प्रबंध के 3 स्तर जो हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से अधिकारी आते हैं, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसको पढ़ा है। परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी की जानी चाहिए, इसको अच्छे से समझा जाए। इसके लिए जो चार्ट यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए।